सास का दबदबा। बहू रानी, तुम्हारे विवाह के बाद ननद नंदोई पहली बार आ रहे हैं, कोई कमी ना हो ध्यान रखना। खुशी से चिल्लाकर सुधा जी अपनी बहू मीता से बोली। उनके पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। पर अम्मा जी, मेरी भी पहली राखी है। मेरा भाई खास तौर पर छुट्टी लेकर आ रहा है। मेरे विवाह के बाद भी उसे फौरन जाना पड़ा था। प्लीज़ मुझे भी जाने दें, मीता सुधा जी से बोली। सुनते ही तमक कर अम्मा जी ने जवाब दिया, अरे 20 साल से तो राखी बांध रही थी ना, 1 साल नहीं बांधेगी तो भूचाल तो ना आ जाएगा। डाक से भेज देना और अपने भाई को लिख दे, अगली बार आके बंधवा लेगा। और हाँ, भगवान के लिए यहाँ मत बुला लियो, वो आ गया तो तू तो उसी की खिदमत में लगी रहेगी। फिर मेरी बेटी और दामाद को कौन पूछेगा? और तुझे ऐसा कैसे जाने दूंगी? हर साल मेरी बेटी आती है, पर मैं ठहरी अकेली जान अच्छी तरह से बेटी दामाद की खातिर भी ना कर पाती। तो सोचा था बहू आ जाएगी तो बढ़िया बढ़िया तरह के पकवान बनवा के अपनी बेटी दामाद को खिलवाया करूंगी। मीता के मन में तो आया, कह दे बहू ना हुई, बिना पैसे की कूक हो गई। राखी के दिन पहली ही मीता की ननद नंदोई और उनकी 4 साल की बेटी छुटकी आ गई। कितने अरमान से उसने सोचा था विवाह के बाद पहली बार रमन के साथ भाई को राखी बांधने मायके जाऊंगी। अपना त्योहार सुना जाते देख मीता का दिल अंदर अंदर रोता, पर कभी उसका दुख चेहरे पर दिखाई दे जाता तो अम्मा जी ताना देना न भूलती कि उसे उनकी बेटी दामाद का आना सोहा नहीं रहा था। शनिवार इतवार की छुट्टियां मिलाकर नंदोई जी ने 2 छुट्टियां और ले ली थी। 4 दिन मीता से अम्मा जी ने जी भर कर पकवान बनवाए। बीच में छुटकी कभी मैगी तो कभी चाउमीन की फरमाइश करती तो अम्मा भी फौरन कहती, जा मामी को कह दे बना देगी। मीता सुबह से शाम एक पैर पर खड़ी रहती, इसका किसी को ख्याल ना था। ननद नंदोई भी खूब आवभगत करा 4 दिन मजा काट चले गए। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि मीता की भी राखी थी। उसका मन भी अपने भाई को राखी बांधने को चाहता होगा। और मीता का पति रमन भी एक बार मुंह से कह देता कि इस बार नहीं, अगली बार मैं तुम्हें ले चलूँगा, तो शायद मीता को इतना बुरा नहीं लगता। खैर, बेचारी अगली बार के इंतज़ार में मन महसूस कर रह गई। फिर सोचने लगी, इस बार ननद की राखी बंध गई, चलो भाई दूज पर मैं जाकर भाई को टीका कर लूँगी। दिवाली के आते आते मीता ने पूरे जोश के साथ दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। मीता के मम्मी पापा ने पहली दिवाली को शगुन भेजा, साथ ही पूछवाया कि वह मीता को भाई दूज के लिए कब बुलाएं। अम्मा जी तमक कर बोली, इतने साल लड़की को रखे के जी ना भरा जो बार बार बुलाने को कहवे। अरे भैया, दूज पर तो रमन के मामा हमसे टीका करवाने आएंगे, घर की बहू कैसे जा सके है। और मीता का भाई दूज मनाने का सपना भी देखते देखते ढक कर धराशायी हो गया। फिर बेचारी मन महसूस कर रह गई। संयोग से मीता के नंदोई की पोस्टिंग उसी शहर में हो गई जहां मीता का मायका था। मीता बहुत खुश थी कि ननद के बहाने ही सही अब रमन उसे भी उसके मायके ले जाया करेगा। भाई दूज पर मीता ने अम्मा जी को कह दिया कि वह और रमन चले जाएंगे। रमन अपनी बहन से टीका करा लेगा और मैं अपने भाई को, इस तरह दोनों के त्योहार मन जाएंगे। पर अम्मा जी ने तो इस बार कहीं मीता जाने का प्रोग्राम ना बना ले। यह सोचकर अपने भाई और भतीजे को दिवाली और भाई दूज का न्योता पहले से ही दे रखा था। उनकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वाह रे अम्मा जी, आपकी दूरदृष्टि का तो जवाब नहीं। जब कभी मीता के मायके जाने की बात होती तो कभी अम्मा जी तो कभी रमन कोई ना कोई अड़ंगा डालकर उसका प्रोग्राम कैंसिल करा देते। अम्मा जी को तो मीता के घर वालों से मीता और रमन के ब्याह के दिन से ही शिकायत थी कि उन्होंने अम्मा जी की खातिरदारी उनके मन से नहीं की। इसीलिए रमन भी मीता के पिता और भाई से हमेशा ऐठा ऐठा ही बात करता। वे दोनों मीता के ऊपर मायके न जाने का अंकुश लगाकर मीता के माँ बाप को दुखी कर बदला लेना चाहते थे। मीता के घर से कोई आता तो यह दोनों उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। रमन या तो ससुराल जाता ही नहीं, अगर
भूल से चला भी जाता तो मुंह फुलाए रहता। मीता फिर भी इसी को नियति मानकर अपना धर्म निभा रही थी। उसके बूढ़े माँ बाप दुखी होंगे यह सोचकर चुप रह जाती। ना वह खुद मायके जा पाती, ना ही उसके भाई का आना इन लोगों को सुहाता। हर साल जब उसके राखी भाई दूज भी सूने जाते तो उसके दुखी दिल से मन ही मन आवाज़ आती कि अम्मा जी, भगवान करे आपकी बेटी भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तरसते और रमन आपका माथा भी बहन के टीके के बिना सूना रहे। कुदरत का खेल देखिए। कुछ समय बाद रमन और उसके जीजा में छोटी सी बात को लेकर ऐसी लड़ाई हुई कि रमन के जीजा ने रमन की बहन को राखी और टीका दोनों पर भेजना बंद कर दिया। रमन के जीजा मीता के ऊपर रमन और माँ जी के जुल्म देख चुके थे, पर अम्मा जी के दबदबे और घर में कलेश ना हो उनकी एक ना चलती। और अगर कभी भी वे दबे शब्दों में उन लोगों को समझाने की कोशिश करते या मीता के पक्ष में कुछ बोलने की कोशिश करते तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता कि यह हमारे घर का अंदरूनी मामला है, वो दखल ना दे तो बेहतर है। वर्षों बाद जब मीता रमन को राखी और भाई दूज के दिन उदास देखती तो उसका दिल अंदर से कचोटता। उसे लगता शायद उसी की बद्दुआ लगी जो उसकी ही तरह रमन के भी राखी और भाई दूज सोने हो गए। हालांकि मीता कभी दिल से यह नहीं चाहती थी कि रमन के दोनों त्यौहार ना मने, पर उसका दिल जरूर करता कि जिस तरह रमन और उसकी बहन अपने त्यौहार मनाकर खुश होते, काश एक बार कोई उसके लिए भी सोचता। कभी कभी किसी दुखी दिल से निकली आह शायद भगवान भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अपनी बेटी और बेटे के दोनों त्यौहार खोटे होते देख अम्मा जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आने लगा कि मीता को त्योहार पर रोककर उन्होंने बहुत जुल्म किए थे। रमन को भी बहुत पछतावा हुआ कि जैसे दुख उसे अपने और बहन के त्योहार ना मना पाने का हो रहा था, मीता तो हर बरस इस दुख से गुजरती होगी। उसके मन पर क्या बीतती होगी। दोनों को अपने किए का पछतावा हुआ। अगली बार राखी आने से पहले ही अम्मा जी ने ऐलान कर दिया कि रमन छुट्टी लेकर मीता को उसके भाई को राखी बंधवाने उसके मायके ले जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कभी कभी ससुराल वाले भूल जाते हैं कि बहू की भी भावनाएं हैं। अपनी बेटी के लिए उनके मानक होते हैं और दूसरे की बेटी के लिए और ऊपर से बहू से सम्मान और लगाव की उम्मीद रखते हैं। शादी हो जाने का यह मतलब कतई नहीं कि ससुराल वाले बहू की भावनाओं की कदर ना करें, अपनी ही बेटी के बारे में सोचें। पर भगवान सब देखता है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। रमन और अम्मा जी को खुद ही आईना दिख गया।